सूत्री विभाजन अवस्था। सूत्री विभाजन अवस्था यानी कि एम प्रावस्था। थोड़ा सा पहले वाला रिकॉल कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। हमने पढ़ा था ये, ठीक है। ये पढ़ा था अपन ने कल, जो अपन ने भाग पहला पढ़ा, उस पहले भाग के अंतर्गत अपन ने यहां तक पढ़ लिया, जिसको हमने बोला था अंतरावस्था। अंतरावस्था ये कितने घंटे की थी? ये थी 23 घंटे की, हाँ या ना? किसमें? मानव में। फाइन। अब ये जो अवस्था है ये है हमारी 1 घंटे की। अब ये जो एम अवस्था है बच्चों, इसमें बेसिकली क्या होता है, आइए देखते हैं अपन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूत्री अवस्था, ठीक है। इसमें बेसिकली अपन देखेंगे कि 4 तरह की अवस्थाएं होती है और इसके अंदर अपन देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रकों का विभाजन। केंद्रकों का विभाजन। फाइन। जब अपन कह रहे हैं कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है ना, न्यूक्लियस जब डिवाइड हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, आइए देखें, ठीक है। सबसे पहली है पूर्वावस्था, ठीक है। फिर हम बोलेंगे मध्यावस्था, फिर अंत्यावस्था। अभी इसको मैं और हिंदी में देख लूंगी इस वाले के लिए, और फिर हम बोलेंगे 1 मिनट, हिंदी का नहीं पता, मैं एक बार देख के बता रही हूं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एक बार इसका नाम मैं देख लूं बेटा। पश्चावस्था और अंत्यावस्था, देखो गलत लिख दिया ना मैंने। पश्चावस्था पश्चावस्था एंड अंत्यावस्था। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 फेज। पूर्वावस्था यानी प्रोफेज, मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज, पश्चावस्था यानी कि एनाफेज एंड लास्ट वन इज अंत्यावस्था, दैट मींस टीलोफेज। आज हम देखेंगे बेटा इस वाले पार्ट के अंतर्गत कि कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें बदलती हैं। मतलब एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं, वो हमें एक एक स्टेप में रीड आउट करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन पहले अपने टॉपिक पे। सूत्री विभाजन अवस्था यानी कि एम प्रावस्था। फाइन, यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। नाटकीय क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। ठीक है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है, यानी बड़े लेवल पे पुनर्गठन किया जाता है, दोबारा उसको बनाया जाता है। फाइन, जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? जनक व संतति कोशिका में, फाइन, जनक व संतति यानी कि जो मम्मा पापा है और जो डॉटर सेल है,
जो मदर या हम बोले जो पेरेंटल सेल है और जो डॉटर सेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, समान है भाई, बराबर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं समविभाजन। दैट मीन्स सूत्री विभाजन। ठीक है, सूत्री विभाजन में क्या हो रहा है बच्चों, जो जनक है ना, और संतति है, जो जनक है और संतति है, दोनों के गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र क्या है, एन है ना, तो क्या होगी, बराबर होगी। मैं अभी ये नहीं कह रही कि n होगी कि 2n होगी, मैं कह रही हूं कि जो गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, यहां पर बराबर होगी, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, समसूत्री। देखो सम यानी कि समान संख्या हो, किसकी, गुणसूत्रों की। क्लियर बात। सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्था में विभाजित किया है। हमने बोला केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, हमने यही तो बोला, कैरियोकाइनेसिस के 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े अपन। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। गॉट इट। देखो अब क्या होता है, किसी किसी को ये अवस्था याद नहीं रहती है। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब अपन नेट की तैयारी करते हैं, जब अपन देखो, एक तो होता है नीट, एक होता है नेट। ठीक है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, कौन से वाले, जो आपके सर्जन होते हैं, एमबीबीएस वाले होते हैं। लेकिन जब नेट का एग्जाम दोगे तो प्रोफेसर वाले डॉक्टर बनोगे। ठीक है, जो स्टडी वाले, बेसिकली रिसर्च वाले या जो साइंटिस्ट होते हैं वो बनोगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके लिए पीएचडी का प्रोग्राम होता है। ऐसे ही हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या होता है, पीएचडी के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीमेट। ठीक है, एमपेट बोलते हैं वैसे, मतलब ये स्पेलिंग ऐसे होती है, देखो याद रख सकते हो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, एमपेट। लेकिन यहां पर अपने पास क्या है, पी पहले है, क्यों, क्योंकि प्रोफेज है ना। या तो आप बोल दो पीएम एट टाइम। देखो वापस इसको एक बार रफ करती हूं, ऐसे वो हो जाएगा आपको कंफ्यूजन, 1 मिनट रुको। ठीक है, अब देखो अपने पास है पीएम ए टी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम, ऐसे याद रख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम। तो तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि भाई कौन सी पहले प्रोफेज आ रही है, या पहले मध्यावस्था आ रही है, कि पहले अंत्यावस्था आ रही है, कि कोई जो है पश्चावस्था आ रही है। इस अवस्थाओं को ध्यान रखने के लिए अपन कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एट टाइम, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम। ठीक है, PMAT या पीमेट भी बोल सकते हो, पीमेट है ना, या तो ऐसे कर लो पी मेट। ठीक है, पीमेट बोल दो, लेकिन पीमेट बोलोगे तो आपको ये ए ध्यान नहीं रहेगा बेटा, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रख लो, पीमेट इसमें ही ए आ रहा है ना। नहीं तो ये याद कर लो, प्राइम मिनिस्टर एट टाइम, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टीलोफेज, एम फॉर मेटाफेज और पी फॉर प्रोफेज। क्लियर बात। अब पूर्वावस्था यानी कि हम देखेंगे प्रोफेज के बारे में, हम देखेंगे प्रोफेज के बारे में। अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद, अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेप क्या है सेल साइकिल के बाद में। तो सेल साइकिल के बाद में जैसे ही आप G2 से S उसमें जाओगे, एम फेज में, देखो आ जाओ वापस से, जैसे ही आप G2 से एम फेज में जाओगे, है ना, ये साइकिल कंप्लीट कर रहे हो आप,
है ना। यहां से तुम जैसे ही एम फेज में जाओगे तो यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, केंद्रक विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपको पता है कि कैरियोकाइनेसिस कितनी अवस्था में बोला गया है कि भैया पहले प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज होगी, हाँ या ना। तो ये प्रोफेज क्या हुआ, इस कैरियोकाइनेसिस के लिए पहला स्टेप हुआ ना, पहला कदम या पहला पड़ाव, पहला कदम या पहला पड़ाव हुआ क्या कैरियोकाइनेसिस के लिए। क्यों, क्योंकि सूत्री विभाजन में क्या हो रहा है, केंद्रक विभाजन हो रहा है। सूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन हो रहा है तो तुम बोलोगे भैया कैरियोकाइनेसिस है तो पहला पड़ाव कौन सा होगा हमारा, प्रोफेज होगा, हाँ या ना, प्रोफेज ही होगा, डेफिनेटली है, हाँ या, समझ में आया। अब हम देखते हैं S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बनते हैं। ये तो हमने बोला ही भाई, S और G2 में, अभी मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, वापस से। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बनते हैं लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्रीय पदार्थ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो नीट में पूछा जाता है। वापस से सुन लो, गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन, यानी कि अब वो क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है, संघनित हो रहा है, संघनित, ठीक है, का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। यदि तुम्हें बोले जाए कि भैया कोई सेल है, डिवाइड कर रही है, तुम्हें प्रोफेज अवस्था देखनी है, तो तुम क्या देख लोगे कि भैया अभी जो क्रोमोसोम है अभी कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो रहे हैं, कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो रहे हैं। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्र का द्रव्य स्पष्ट होने लगता है। यानी कि अब अपने पास क्या होता है कि जो गुणसूत्र का जो द्रव्य है, ठीक है, जो गुणसूत्र के अंदर द्रव्य है, मैट्रिक्स है, वो अपने पास क्या होने लगेगा, स्पष्ट होने लगेगा। तारक का आय व तारक केंद्र, अभी अपन इसको उसमें बनाएंगे, ठीक है, एक स्लाइड लेंगे, मैं आपको सारा समझाऊंगा, एक बार पढ़ लो, एक पिक्चर बन जाती है पढ़ने से। तारक काय व तारक केंद्रो जिसका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हो जाता है। तारक काय और तारक केंद्र, ठीक है, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम जिसका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान ही क्या हो जाता है, वो द्विगुणन हो जाते हैं, ठीक है। अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे, अभी करेंगे, डोंट वरी। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है वो अभी अपन देखेंगे, लेकिन पहले क्या हुआ देखो, ठीक है। हमने पार्ट फर्स्ट में ये बात करी थी कि जो सेल साइकिल होता है उसमें अवस्थाएं होती है। G1 में क्या होता है, G1 में जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, पोषण, न्यूट्रिएंट जो है वो बनता रहता है, उसका संश्लेषण होता है या बनता है, और इसी के साथ में जो सेल है उसमें वृद्धि हो जाती है। G1 में क्या होती है, सेल में वृद्धि हो जाती है, और वो किसके लिए प्रिपेयर होती है कि जो सेल है वो जो उसका डीएनए है वो प्रतिकृतिकरण कर सके, वो G1 में काम करती है। ऐसा एस में हमने बोला, एस में हमने क्या बोला कि जो डीएनए है वो कैसा हो गया था, द्विगुणित हो गया था, है ना। हमने बोला था 2C से 4C हो गया था, यही बोला था कल, आई मीन टू से पार्ट 1 में डीएनए द्विगुणित हो गया, उसका जो संख्या, जो उसका वो है, क्या बोलते हैं, उसकी जो मात्रा है वो द्विगुणित हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि जो तारक केंद्र है और तारक काय, ठीक है, तारक केंद्र और तारक काय। अब ये देखो ऐसा होता है, ठीक है, ये क्या होंगे, द्विगुणित हो जाते हैं, गुणन हो जाता है, एक ऐसे बन जाता है, एक है तो ये 2 बन जाता है, किसमें,
एस फेज में। किस में होता है ये? एस फेज में ही ये 1 से 2 बन जाते हैं। क्लियर बात? ये बात समझ में आ गई है ना? यही बोल रहा है। अब ये बोल रहा है जो प्रोफेज है बच्चों, है ना, प्रोफेज। अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड लेंगे, ठीक है। एक होती है अर्ली एवं लेट प्रोफेज। अर्ली यानी पूर्व व, अब मेरे को इसकी हिंदी तो नहीं आती लेकिन मैं लिख रही हूं पूर्व और पश्चात वाली प्रोफेज अवस्था यानी कि पूर्वावस्था। ठीक है। अब क्या क्या होता है बेटा, देखो एस फेज में तुमने बोला ठीक है, एस फेज में हमने बोला कि ये क्या हो गए, जो हमारे वो है क्या बोलते हैं, जो डीएनए है वो क्या हो गए, 2 गुनी हो गए, यानी कि 2C से 4C में हो गए। लेकिन जो क्रोमोसोम था, जो गुणसूत्र था, वो क्या है, 2N थे और 2N ही रहे। ये हमने बात करी थी एस फेज में, हाँ या ना। अब हमको प्रोफेज में जाना है। प्रोफेज में जाना है तो ये देखो प्रोफेज में क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर अभी इसकी हिंदी भी बता रही हूं बेटा। जो केंद्रक झिल्ली है वो क्या होगी, धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी। कब? जब अर्ली प्रोफेज होगा। कब होगा ये? अर्ली प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में होगा। ठीक है। और जो गुणसूत्र है ये अभी कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, ये संघनित होना स्टार्ट कर देंगे। कब? अर्ली फेज में। तो हम लिख सकते हैं संघनित, संघनित होना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, संघनित होना प्रारंभ कर देंगे। कौन? गुणसूत्र। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा? लेट प्रोफेज में ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर गायब हो जाएगी। लेट प्रोफेज में क्या बोलेंगे अपन? लेट प्रोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट करेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल गायब हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई, लुप्त हो जाती है। ठीक है। और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम संघनित हो जाते हैं। ठीक है। और तारक काय व तारक केंद्र, तारक काय और तारक केंद्र पोल्स ध्रुव की ओर मूव करते हैं, ध्रुव की ओर गति करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन।
अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। ये डायग्राम दिख रहा है तुमको, है ना? अब देखो मैं एक बार कलर चेंज करूं बेटा। अर्ली व लेट प्रोफेज, ठीक है। अर्ली और लेट प्रोफेज में आप देखोगे, देखो यहां पर ये लिख रहा है लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, देखो ये जो है तारककाय और तारक केंद्र ये द्विगुणित हो चुके हैं एस फेज में, है ना? ये द्विगुणित हो गए हैं एस फेज में। और जो गुणसूत्र हैं अभी कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है तुमको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसॉल्व होना स्टार्ट कर रही है, यानी कि लुप्त होना स्टार्ट कर रही है। ये जैसे ही लेट प्रोफेज में जाएगी तो तुम देख रहे हो तारक केंद्र और तारककाय ध्रुव पर पहुंच गए हैं, पोल्स पर, और एस्टर फॉर्मेशन हो गया। इसको बोलते हैं एस्टर फॉर्मेशन। ये एस्टर्स होते हैं ऐसे, ये इस तरीके से जो निकलते हैं इसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो गए हैं, कंडेंस्ड। कंडेंस्ड, कंडेंस्ड यानी कि संघनित, ठीक है, संघनित हो गए हैं। यहां तक क्लियर? अब देखो कौन कौन सी घटनाएं जो हुई है किसमें, प्रोफेज में। अब अच्छे से देख लो, चित्र से भी समझा दिया, वैसे भी अब क्या क्या डिटेल है वो देखो। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर के ठोस गुणसूत्र बन जाता है। ये जो द्रव्य है, ये दिख रहा है यहाँ पे द्रव्य, ये द्रव्य संघनित हो जाता है और ठोस बन जाता है, ठीक है, ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ये सेंट्रोमियर क्या है, ये क्या है सेंट्रोमियर, ये अपन ने कल ही बात कर ली थी। सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। ये कब है, प्रोफेज अवस्था में। ध्यान रखना क्या क्या चेंजेस आते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारककाय का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका के विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। जिस भी कोशिका, अब देखो तुम यहां पर देखो, ध्रुव यहां पर थे पहले, ये ध्रुव यहां रह गया और ये ध्रुव खींच के यहां आ गया। इस तरीके से अपने अपने कहां पहुंच गए, अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच गए, तारककाय और तारक केंद्र। प्रत्येक तारककाय सूक्ष्म नलिकाओं को विकसित करता है जिसे तारक या एस्टर कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, एस्टर, एस्टर बन गई जिसको हम बोल रहे हैं तारक, इसको हम बोल रहे हैं तारक। भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद नहीं आना है अपन को, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद आ रहा है क्या, ये है अपना तारक। अब देखो ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। अब क्या बनाएंगे, ये मिलकर के समसूत्री विभाजन यंत्र। क्यों, देखो देखो कैसे, हमने बोला कि ठीक है, अभी ये कुछ ऐसा सा, ये जो है लेट प्रोफेज का स्ट्रक्चर है। किसका है, लेट पूर्वा अवस्था का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें ये है हमारे तारक। एक और स्लाइड लेंगे, सुंदर सा चित्र बनाएंगे, आ जाओ, ठीक है। लिख देती हूं पूर्वावस्था, ठीक है। ठीक है, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ,
तारक काय व तारक केंद्र ध्रुव पर चले गए, ठीक है, ध्रुव की ओर गति कर रहे हैं। केंद्रक झिल्ली लुप्त हो चुकी है, ना, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई है। फिर तारक का निर्माण हो गया है, ठीक है, तारक का निर्माण हो गया, फाइन। अब हमारे पास क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर भाई जो सूत्री विभाजन होगा उसके लिए तैयारियां चल रही, कैसे। अब तुम्हें पता है कि ये, लेकिन ये फिर दिक्कत हो जाएगी ना, ये आएंगे यहां पर इसको पकड़ लेंगे, ये आएंगे यहां पर इसको पकड़ लेंगे और ध्रुव की तरफ खींचेंगे, यानी कि मेटाफेज मध्य अवस्था की ओर जाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, आगे जाकर के कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, एक गुणसूत्र उधर चल जाएगा, एक गुणसूत्र इधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगी। ये आगे जाकर के प्रोसेस होगा। पूर्वावस्था आ गई समझ में अच्छे से। तो तंतु और तारक मिलकर के समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, नीट के लिए भी, और तुम्हारे कभी भैया 11-12 में हो तो प्रैक्टिकल तो होंगे ही होंगे, है ना, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल के हिसाब से भी तुम्हें आना चाहिए और आगे जाकर के तुम्हें ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो इसमें गोल्जी काय, इंपॉर्टेंट बात है, रुको कलर चेंज कर लूं मैं, गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका, केंद्रिका, केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, आओ लिख लें अपन। गोल्जी काय, ठीक है, केंद्रक झिल्ली, और क्या क्या बोला है अपन को, गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका यानी ER, ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका और केंद्रिका, ये सब लुप्त होती हैं और हमें पता लग जाता है ये प्रोफेज है, ये प्रोफेज है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे प्रोफेज अवस्था को फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब सुन लो, सब कुछ छोड़ दो, एक बार मेरे को सुन लो, सब कुछ छोड़ दो, एक बार मुझे सुन लो। पूर्वावस्था में देखो, एस अवस्था से लेकर के G2 अवस्था में क्या हुआ, हमने देखा कि जो DNA था, है ना, वो द्विगुणित हो गया, 2C से 4C हो गया, लेकिन गुणसूत्रों की जो संख्या थी वो बराबर रही थी। फिर हमने बोला कि भाई जो सूत्री विभाजन है उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने एक और बात पढ़ी, हमने पढ़ी कि भैया इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन भी 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। उसमें से हम पूर्वावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं आज। तो पूर्वावस्था में हमने क्या पढ़ा कि जो केंद्रक विभाजन का पहला पड़ाव है, केंद्रक विभाजन का पहला पड़ाव कौन है, हमारी पूर्वावस्था है। पहली बात, पूर्वावस्था में क्या क्या चेंजेस आते हैं भैया, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। तारक काय और तारक केंद्र जो द्विगुणित हुए थे, कहां पर, एस फेज में, जो तारक काय और तारक केंद्र एस फेज में द्विगुणित हुए थे, वो प्रोफेज में आकर के ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, है ना, ध्रुव की ओर चले जाते हैं। फिर तारक का निर्माण होता है, यानी कि एस्टर फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हमने बोला कि ये आगे जो सूत्री विभाजन होगा उसके अंदर ये बहुत मेन रोल अदा करेंगे, फाइन। इसके अलावा हमने क्या बोला कि जो गुणसूत्र हैं वो कंडेंस्ड हो गए, संघनित हो गए, ये बोली हमने बात। इसके अलावा बोला भैया यदि तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे कौन सी अवस्था है, तो पूर्वावस्था में क्या होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं मिलेगी, केंद्रिका नहीं मिलेगी, ER नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा। तो आई होप कि पूर्वावस्था तो आपको अब अच्छे से आ गई होगी।
आगे बढ़ते हैं अपन। पूर्व अवस्था के प्रमुख लक्षण एक बार और देख लो, जो मैंने बोला वही चीज। क्रोमेटिन पदार्थ जाल के रूप में न होकर, पहले क्रोमेटिन यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किस में बदल जाता है? गुणसूत्र में, जिसमें सेंट्रोमियर मध्य में होता है। भाई क्रोमेटिन पदार्थ जाल के रूप में पहले फैला हुआ था, लेकिन जैसे ही लेट प्रोफेज आई वो कहां पर होगा? महीन धागे में रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर बात? मतलब क्रोमेटिन गुणसूत्र में बदल जाता है। गुणसूत्र संघनन की क्रियाविधि के कारण छोटे व मोटे होने लगते हैं। गुणसूत्र कंडेंस्ड हो रहे हैं। पहले देखो ऐसी फॉर्म थी, पहले ऐसी फॉर्म थी, अब क्या हो रहा है? ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कंडेंस्ड हो गए, संघनित हो गए प्रत्येक गुणसूत्र। अब देखो मोटे और छोटे भी बोला है, ये कैसे हैं? लंबे हैं, पतले हैं, फिर ये छोटे भी हो गए और मोटे भी हो गए, हाँ या ना? प्रत्येक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र जो है वो दिखाई देने लगते हैं और अर्ध गुणसूत्र में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ये जो अर्ध गुणसूत्र है, ये जो अर्ध गुणसूत्र है वो सेंट्रोमियर से जुड़ा रहेगा। समसूत्री तरकु सूक्ष्म नलिकाएं बनने लगती है, यानी कि ये जो है माइक्रोफिलामेंट ये बनने लगते हैं। पूर्वावस्था के अंत तक केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। ये है प्रोफेज के लक्षण। अब है मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज। ठीक है, केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप में विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। क्या हुआ? यहां पे बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया, मैं यहीं पर ही समझा देती हूँ। ठीक है, ये ध्रुव पर पहुंच गए थे। ठीक है, अब क्या होगा? स्पिंडल फाइबर बनेंगे, है ना? इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर एक मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होने लगेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे मेटाफेजिक प्लेट क्या होती है। तो यहां क्या बोला कि भैया पूर्वावस्था से ये कहां गया? मध्यावस्था यानी कि द्वितीय अवस्था में प्रारंभ हो गया। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। सुनो, ठीक है, ये है पूर्वावस्था। अब ये किस में जा रही है? मध्य अवस्था में। मध्य अवस्था में क्या होगा बेटा? देखो, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। और यहां पर होते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। अब क्या होगा? गुणसूत्र जो है अभी तो बेटा ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो है अभी ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र अभी फैले हुए हैं।
यहां तक समझ में आ गया? अभी तक अपन ने यहां पढ़ा। अब देखो, इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, यानी कि कंडेंस्ड हो जाते हैं, प्रॉपर संघनित हो जाते हैं और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। आ जाओ, अब क्या होगा? गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं। तो तुम मेटाफेज में क्या देख सकते हो? गुणसूत्र को कंडेंस्ड अवस्था में देख सकते हो, प्रॉपर तुम्हें दिखाई देने लगेंगे स्पष्ट रूप से गुणसूत्र। ठीक है, यही वह अवस्था है जहां गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में, या प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं? मध्य अवस्था में। ठीक है, मेटाफेज में गुणसूत्र चूंकि कंडेंस्ड हो जाते हैं प्रॉपर। देखो, प्रोफेज में स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, संघनित होना स्टार्ट होता है, लेकिन हम बात करें मध्य अवस्था की तो पूर्ण रूप से संघनित हो जाते हैं, जिससे कि वो कंडेंस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, छोटे हो जाते हैं तो अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। मध्य अवस्था गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए होते हैं। आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये है हमारे स्पिंडल फाइबर। ठीक है, गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है। जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, और जो एक काइनेटोकोर है बेटा, पता नहीं कलर दिख रहा है कि नहीं, ये देखो, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ये कौन है? काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर। अब सूक्ष्म नलिकाओं के बने हुए तर्क तंतु के जुड़ने को स्थान ये संरचना काइनेटोकोर है, जो दूसरे कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो है तर्क तंतु बोलते हैं इसको, स्पिंडल फाइबर को तर्क तंतु। अब ये क्या करेंगे बेटा? ये जो काइनेटोकोर है, अपना डायग्राम कहाँ है? यहाँ आ जाओ, सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। रुको, आज अपन सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। चलो, काइनेटोकोर, तर्क तंतु। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो बेटा, अब ये एक बंदा है और ये एक बंदा है। ये बंदा कहता है मैं लूंगा और ये एक बंदा कहता है मैं लेता हूं। तो ये क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को ध्रुवों की तरफ, ये गुणसूत्र जो है ध्रुवों की तरफ खींचते जाते हैं। यहां पर एक प्लेट बन जाती है बेटा, इसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक
प्लेट, मध्यावस्था प्लेट, जहां पर इस मध्यावस्था प्लेट पर क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है आकर के एक स्थान पर बैठ जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सूक्ष्म नलिकाओं के बने तर्क तंतु के जुड़ने से के स्थान पर ये संरचना है। कौन सी संरचना है, काइनेटोकोर। भाई तर्क तंतु कहां जुड़ेंगे, गुणसूत्र पे, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। जैसे यहां जुड़े, जैसे यहां जुड़ रहे हैं, भाई ये तर्क तंतु है, ये गुणसूत्र है, तर्क तंतु गुणसूत्र पे यहां जुड़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े हुए होते हैं। मतलब यहां से निकलते हैं और यहां पर गुणसूत्र के एक जगह ये जुड़े हुए होते हैं। मध्यावस्था के सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। मध्यावस्था के सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित होते हैं। कौन सी मध्य रेखा, ये जो है, ये जो है, इसको मैंने क्या करा, मध्य रेखा बोला, जिसको मैंने बोला ना अभी मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट यानी कि मध्य रेखा। फाइन। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। अपन ने क्या जोड़ा, एक तरफ से ये जुड़ गया, एक तरफ से ये जुड़ गया, आधा आधा गुणसूत्र जुड़ा ना, हाँ या ना। भाई ये क्या है, रुको कलर चेंज करने दो। ये देखो, ये एक गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र है ना ये। अरे भाई ये एक गुणसूत्र है। अब क्या करा तुमने, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, तो क्या हुआ, अलग अलग बट गए। आधा गुणसूत्र उधर चला गया, आधा गुणसूत्र इधर चला गया। यही कहना चाह रहा है। तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है, वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा रहता है। काइनेटोकोर से कहां है, ये देखो, एक तो गुणसूत्र से जुड़ा रहता है और एक इसके विपरीत ध्रुव पर, और ये एक इसके विपरीत ध्रुव पर जुड़ा रहता है। तभी तो स्ट्रेच होगा। एक बंदा उधर खड़ा, एक, अब जैसे मैं हूं गुणसूत्र, है ना, एक हाथ कोई मेरे अंदर खींच रहा है, एक हाथ मेरा कोई इधर खींच रहा है, है ना, तो भैया इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो क्या होगा, मेरी डिवाइड बॉडी जो है वो कट जाएगी, आधा भाग उधर और आधा भाग इधर। समझ में आया। तो गुणसूत्र भी एक काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर मुझसे भी जुड़ा हुआ है और किसी और ने भी वहां से पकड़ रखा है। ये काइनेटोकोर मुझसे भी जुड़ा हुआ है और एक इधर से, तो ये कहता उधर चल, ये कहता उधर चल। अभी मेटाफेजिक प्लेट पे मैं हूं, ये कौन सा है, मेटाफेजिक यानी कि मध्य रेखा, मध्य रेखा पे हूं। तो भैया दोनों जोड़ लगा रहे हैं, इधर इधर इधर। क्या हुआ, फाइनली मैं बीच में से कट हो गई, बीच में से मैं कट हो गई, आधी उधर चली गई और आधी इधर चली गई। ये कहना चाह रहा है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र, सुन लो, मध्यावस्था में जिस तल पे गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। भाई ये मध्य रेखा, मध्य रेखा पर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यावस्था, मध्यावस्था पट्टिका। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट को हिंदी में बोलते हैं मध्यावस्था पट्टिका। अब कौन कौन से गुण जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मध्यावस्था में देखे जाते हैं, आ जाओ। गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, व्यवस्थित होकर मध्यावस्था पट्टियां बना लेते हैं। गुणसूत्र के अर्धगुणसूत्र तर्क तंतुओं से गुणसूत्र बिंदु से जुड़े बन जाते हैं, यानी कि काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु पर पट्टिका पर एवं भुजाएं ध्रुवों की ओर होने लगती है। इस अवस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं क्योंकि सर्वाधिक संलग्न होते हैं। अब सुन लो, सब कुछ खत्म करो, सुन लो। मेटाफेजिक अवस्था में गुणसूत्र सबसे पहले संघनित बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। एग्जाम के तौर पे ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, ये एक स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। ठीक है, तर्क तंतुओं का निर्माण होता है, जहां पर
काइनेटोकोर होते हैं। काइनेटोकोर होता है ऐसी संरचनाएं जो गुणसूत्रों के एक तरफ जुड़ी रहती है और एक तरफ ध्रुव के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ध्रुव जो है आधे गुणसूत्रों को अपनी तरफ खींचता है और दूसरे गुणसूत्रों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र जो एक मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, इसको बोलते हैं मध्यावस्था पट्टिका। पश्चावस्था, पश्चावस्था यानी कि हम बोलेंगे एनाफेज। एनाफेज पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, क्या होगा इधर देखो। ठीक है, हमने क्या बोला था बच्चों, देखो पहली बात तो हम थोड़ा सा पीछे वाली चीजें कर लेते हैं। केंद्रक विभाजन में हमने 4 अवस्थाएं देखी थी। ठीक है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। ठीक है, ये था केंद्रक विभाजन, यानी कि अब कर रहे हैं अपन कैरियोकाइनेसिस। ये 2 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूर्वावस्था में हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड हो रहे थे, गुणसूत्र संघनित हो रहे थे, हाँ या ना। और जो भी ऑर्गेनिल थे, यानी कि हम कहेंगे गोल्जी बॉडीज था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था यानी कि अंतःप्रदैवीय जालिका थी, केंद्रिका थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी यानी कि केंद्रिका झिल्ली थी, ये सब नष्ट हो रही थी। किसमें? प्रोफेज में, है ना, पूर्वावस्था में। मध्यावस्था में हमने क्या बात करी थी? मध्यावस्था में हमने बोला कि भाई जो क्रोमोसोम्स हैं, है ना, क्रोमेटिड, सॉरी, जो क्रोमेटिड है वो मध्यिका पट्टिका पर उपस्थित हो गए थे, है ना, सेंट्रियोल उनको खींचने का प्रयास कर रहे थे। अब हम आज करेंगे पश्चावस्था की बात। तो पश्चावस्था में क्या हो रहा है, आ जाओ। ठीक है, यहां पर अपने पास क्या है? सेंट्रोसोम, ये है तारक। ठीक है, इसमें तंतु निकले थे यानी कि स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तर्क तंतु। अब यहां पर था अपने पास मेटाफेजिक प्लेट थी। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट थी। यहां पर क्या हो रहा था, ये अपन मेटाफेज से एनाफेज बता रही हूं बेटा, मैं मध्यावस्था से पश्चावस्था की तरफ चल रहे हैं अपन। तो यहां पर अपने पास क्या था, देखो, चलो पहले एक बार ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ी हुई थी, ये काइनेटोकोर्स थे, है ना, ये काइनेटोकोर थे। ये थी अपनी मध्यावस्था, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। अब ये मतलब पश्चावस्था में कैसे जाएगी वो देखो। ये है ध्रुव, तारक। अब ठीक है, क्या हुआ, अब हम इनको बोलेंगे क्रोमोसोम्स। देखो, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? जब ये दोनों, जब ये आपस में जुड़ी हुई थी, जब ये आपस में जुड़ी हुई थी, इसको मैं लिख दूं एक बार, मध्यावस्था, है ना, जब ये आपस में जुड़े हुए थे तो हम इनको बोल रहे थे क्रोमेटिड।
हम यहाँ पर इनको क्रोमेटिड बोल रहे थे, लेकिन जब पश्चावस्था आई, जब पश्चावस्था आई तो क्या हुई, इनको हम बोल रहे हैं अब क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स अब टुवर्ड्स द पोल, यानी कि ये पोल्स की तरफ, ये क्या है, ध्रुव है ना, ये ध्रुव की ओर जा रही है। स्पिंडल फाइबर इनको अब ध्रुव की तरफ, जैसे मान लो ये है ना, ये इधर की तरफ है, ये दोनों अब ऐसे ऐसे खिंचाव हो रहा है, ये ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, हाँ या ना। ये कब हुआ, हमारा पश्चावस्था में। अब आ जाओ एक बार अपन रीड कर लेते हैं, एक बार तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ये मध्यावस्था है, इसके बाद क्या हुआ, पश्चावस्था आई। अब अपन देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, हमारी बुक में क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये देखो, पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। हमने भी यही बोला कि भाई जो गुणसूत्र हैं एक साथ अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जो ये थी मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका से दूर हो गए, मध्य पट्टिका से दूर हो गए, ये लाइन अपन ने बोली है, ठीक है भाई। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्यों, जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक कोशिका उधर चली जाएगी, एक कोशिका उधर, यानी कि देखो पहले कैरियोकाइनेसिस चल रहा है अपना, उसके बाद क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो कोशिका विभाजन होगा वो, है ना, कोशिका विभाजन होगा और ये केंद्रक विभाजन हो रहा है, तो इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो बेटा, यहां पर देखो, ये क्या हो गई, एक कोशिका बन गई, ये क्या हो गई, एक कोशिका बन गई। ये क्या है, संतति अर्ध गुणसूत्र है। क्या है, संतति अर्ध गुणसूत्र है। जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे और विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे। अब क्या होगा, जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, केंद्रक की तरफ एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है, मध्यांश पट्टिका से, ये मध्यांश पट्टिका थी यहाँ पर, इससे ये दूर जा रहा है, तो प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। जो ध्रुव बिंदु होगा वो कहां पर होगा, मतलब गुणसूत्र बिंदु कहां होगा, ध्रुव की तरफ होगा। यहां तक क्लियर, आगे देखो, जो गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर जाने वाला नेतृत्व करते हैं, साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं, पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं हैं। अब देखो क्या हुआ, हमने बोला भुजाएं, ये है ध्रुव, ठीक है, ठीक है। ये बोल रहा है जो गुणसूत्रों को, जो गुणसूत्र बिंदु है, जो गुणसूत्र बिंदु है वो क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि उसकी तरफ जाएगा। देखो ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है, और फिर क्या बोल रहा है, गुणसूत्र की भुजाएं पीछे होती है। जैसे हम इस तरीके से हैं अभी, ठीक है, ये है, ये जो है क्रोमेटिड है। अब ये क्रोमेटिड इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ये जो भुजाएं हैं पीछे की तरफ जा रही हैं भाई, जो भुजाएं देखो, यहाँ देखो, ये हैं भुजाएं, क्रोमेटिड्स हैं ये। अब ये क्रोमेटिड आपस में पहले यूं थी, अब ये यूं है, ठीक है। अब ये पीछे की तरफ यूं जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो इसकी भुजाएं कहाँ हो जाएगी, ध्रुव की तरफ हो जाएगी। किधर हो जाएगी, ध्रुव की तरफ। क्लियर बात, समझ में आई। तो अब हम बोल रहे हैं गुणसूत्र की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होगी, इस अवस्था में अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। आधा गुणसूत्र उधर चला गया, आधा गुणसूत्र नीचे हो गया, तो अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो गए। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। गुणसूत्र, इसका विपरीत ध्रुव, इसका विपरीत ध्रुव, अलग अलग दिशाओं में ये गमन करते हैं। गुणसूत्रों के, ठीक है, गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर तथा भुजाएं पीछे की ओर रहती है। जो गुणसूत्र बिंदु है, यानी कि ये जो है इस तरीके से, ये ध्रुव की तरफ जाएगा और ये इधर ही रह जाएगा, ठीक है। ये सूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि भाई सूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो आप कहेंगे एनाफेज। और यहां पर गुणसूत्रों की संख्या लिख लो बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो हो जाती है 94, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 94 हो जाती है। अंत्यावस्था, अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज, इसको हम बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज जो होती है बेटा, यहां ध्यान रखो,
जो टेलोफेज होती है ये हमेशा पूर्वावस्था के विपरीत होती है। पूर्वावस्था के विपरीत होती है कौन सी? टेलोफेज। टेलोफेज पूर्वावस्था के विपरीत है। क्या होगा? पूर्वावस्था में हमने बात करी थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, मतलब केंद्रिक जो झिल्ली होती है वो गायब हो जाती है, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका ये लुप्त हो जाते हैं, हाँ या ना, हमने ये बात करी थी। इसके विपरीत हमने कहा इसका उल्टा, पूर्वावस्था के उल्टा, यानी कि केंद्रिका जो झिल्ली है वो आ जाएगी, है ना, ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, जैसे गोल्जी बॉडी आ जाएगी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका आ जाएगी, केंद्रिका के यहाँ उपस्थित हो जाएगी। ये समझ में आया? ठीक है, टेलोफेज उल्टा है, जस्ट पढ़ लो क्या होगा। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं। अब क्या हुआ? जो गुणसूत्र है वो अपने ध्रुवों पर आ गए, टोटली मतलब प्रॉपर तरीके से ध्रुव की तरफ चले गए हैं, असंगनित होकर के अपनी पूर्णता को खो देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो पूर्वावस्था में हमने बोला था कि जो गुणसूत्र है वो संगनित हो जाते हैं, बात करी थी। पूर्वावस्था के विपरीत है, पूर्वावस्था में गुणसूत्र संघनित हुए थे, यहां पर बोल रहा है अंत्यावस्था में असंघनित होकर के, यानी कि अभी कंडेंस्ड अवस्था में नहीं है, अब ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएंगे। देखो यहां पर आप गुणसूत्र को पहचान नहीं पा रहे हो, यहां पर आपको गुणसूत्र अच्छे से देखने को नहीं मिल रहे, ये डिस्पर्स कंडीशन में आ गए हैं। ठीक है, एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई दे रहा ना, तुम बता सकते हो क्या कितने गुणसूत्र है? क्यों? क्योंकि सब मिक्स हो गए हैं। अब अर्धगुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था की मुख्य घटनाएं क्या है? अब क्या है पहले सुन लो। इस तरीके से है, यहां पर ये ध्रुव है अपना, ठीक है, इधर ये ध्रुव है अपना। अब क्या हुआ? यहां पर गुणसूत्र आ गया और यहां पर गुणसूत्र आ गया। ठीक है, यहां पर ये मर्ज हो गया, यहां पर ये मर्ज हो गया। यहां पर गुणसूत्र हमें नहीं दिख रहे, यहां पर क्यों? क्योंकि ये असंघनित हो गए, इसलिए हम पता नहीं लगा पा रहे कि एकल गुणसूत्र कैसा है, क्या है। ठीक है, ये हो गया टेलोफेज। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो गए, इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। अब तुम इसको अलग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कंडेंस्ड नहीं है, अब असंघनित हो गए हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, हो गया। ठीक है, पूर्वावस्था में डिसअपियर हो जाती है, यानी कि अदृश्य हो जाती है। गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन जाल में बदलने लगते हैं। पहले ये क्रोमोसोम बने थे, वापस से क्रोमेटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो होता है इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, है ना, और जो ये होता है इसको हम गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर बात? आई बात समझ में? दोनों में अंतर। केंद्रिका, गोल्जिकाए, अंतःप्रद्रव्य जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है जो पूर्वावस्था में खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल विपरीत है पूर्वावस्था के। यहां तक समस्या क्लियर है क्या? यहां तक किसी को परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। आगे देखो, कोशिका द्रव्य विभाजन, कैरियोकाइनेसिस बेटा खत्म हो गया। कैरियोकाइनेसिस अपन ने खत्म कर लिया है, हाँ या ना? कैसे किया? इधर आ जाओ। ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है, गोल्जी बॉडी, केंद्रिका सब कुछ आ गया है। यहां पर अपना केंद्रक विभाजन जो है खत्म हो गया है, केंद्रक विभाजन खत्म हो गया है टेलोफेज अवस्था तक। अब अपना शुरू क्या होएगा? साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन शुरू होगा। चलो आ जाओ, कर लेते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, सॉरी कोशिका का द्रव्य, यानी कि जो ये जो द्रव्य भरा हुआ है इसमें, ये तो कोशिका है, अब इसमें जो ये द्रव्य भरा हुआ है, अब इसका विभाजन होगा बच्चों। अब ये जो द्रव्य है इसका विभाजन होगा कैसे?
सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथक्कन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। भाई दोनों गुणसूत्र अलग अलग ध्रुव पर पहुंच गए थे, क्रोमेटिन में बदल गए थे। अब वहां पर जब केंद्रकों का विभाजन हुआ तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हैं, केंद्रक विभाजन कह रहे हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या बोला अपन ने, कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में, सेल डिवीजन के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा, मतलब जो कोशिका है, अब कोशिका में एक स्वयं में ही एक अलग प्रक्रिया होने लगेगी। इस कोशिका में भी अलग प्रक्रिया होगी, इस कोशिका में भी अपने आप एक अलग प्रक्रिया होगी और दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी और इस तरीके से दो कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से होता है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राणियों में और पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन अलग अलग होता है। बेटा कैसे होता है, आ जाओ पहले सीख लो, ठीक है। बता रही हूं अभी, चिंता मत करो। ठीक है, ये जो हमने कोशिका द्रव्य विभाजन किया है ये है प्राणियों में, ठीक है। प्राणियों में कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। प्राणियों में कोशिका द्रव्य विभाजन, देखो क्या होता है, इसमें खांच बनने लग जाती है। ये यहां पर इधर की तरफ प्रेशर लगता है और इधर की तरफ प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है ना, दबाव लगता है, जिससे कि एकदम ऐसे इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से खांच बन जाती है, ठीक है। ये खांच बन जाती है और खांच बनने से क्या होता है, एक कोशिका यहां बन जाती है, एक कोशिका यहां बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्राणियों में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। अब देखो पादपों में कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर पादपों में अपन कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करें तो देखो यहां पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा बेटा। जैसे प्राणियों में क्या लग रहा था, प्रेशर लग रहा था और यहां से जो है कोशिका अंदर की तरफ, जैसे एक बलून है ना, बलून है। अब जैसे ये बलून है, देखो इतना बड़ा बलून है, तुम अब इसको ऐसे दो भागों में डिवाइड करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, खांच बन जाएगी। और यदि अपन इसको अब तोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन गांठ लगा दे तो इस तरीके से कुछ नजर आने लगेगी, हाँ है ना। ये बैलून वाला कंसेप्ट है प्राणियों में। और ये प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में बच्चों कोई भी ऐसे खांच डेवलप नहीं होती, लेकिन यहां पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक पट्टिका बनने लग जाती है, ठीक है। एक इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। अभी इसका हिंदी वर्ड भी देख लेंगे,
फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट करते हैं, इसमें एक प्लेट नुमा संरचना बन जाती है जो उसको बीच दो कोशिकाओं में विभाजित कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन। क्लियर बात? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लेना चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर बात? आगे आ जाओ, अब देख लेते हैं अपन क्या क्या हो रहा है। विभाजन कहते हैं प्राणी कोशिका में कोशिका विभाजन द्विजैव कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। अपन ने यही बोला है, खांच बना दिया अपन ने। आगे देखो, खांचों में लगातार गहरा होने और अंत में केंद्र आपस में मिलने से कोशिका का द्रव्य जो है दो भागों में बट जाता है। अब क्या हो रहा है पादप कोशिकाओं के लिए? यद्यपि पादप कोशिकाओं में यह अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरे भिन्न प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। पादपों में अलग होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिकाओं भित्ति से जुड़ जाती है। यानी कि ये देखो, यहां पर एक नई कोशिका, एक प्लेट का निर्माण होता है और ये इस केंद्रक से यूं जुड़ जाती है और दो कोशिकाओं में बट जाती है। क्लियर बात? अभी हमने बात कर ली इसकी। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, क्योंकि कोशिका का निर्माण कैसे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। ये कोशिका सिद्धांत है ना, सबको पता है। तो कोशिका, यहां पर जो कोशिका बन रही है, ये जो प्लेट्स बन रही है ना, ये जो प्लेट्स बन रही है ये इन्हीं कोशिकाओं से बन रही है। ये इन्हीं कोशिकाओं से ही बन रही है बच्चों प्लेट। ठीक है, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच में मध्य पट्टिका को दर्शाती है। ये अभी हमने बात करी थी मध्य पट्टिका, है ना, फ्रेगमोप्लास्ट। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट और हिंदी में बोलते हैं मध्य पट्टिका। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी विभाजित हो जाता है, जो प्लास्टिड होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो नहीं हो पाता है। क्लियर बात? यहां तक समझ में आ गई? इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं, कई केंद्रक बन गए। ऐसे बहुकेंद्रीय कोशिकाओं को सकोशिका कहते हैं, जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या बोल रहा है कि जिसमें मतलब केंद्रक विभाजन तो हो रहा है लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा? बहुकेंद्रिकी की अवस्था आ जाएगी। बहुकेंद्रिकी की अवस्था आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऐसे को हम बोलते हैं, केंद्रक बन जाता है बहुकेंद्रिकी कोशिका को सकोशिका कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल कौन है? नारियल का तरल भ्रूणपोष। ये आपके नीट में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है सूत्री विभाजन का महत्व क्या है। भाई अपन ने सूत्री विभाजन कर लिया, उसका सिग्निफिकेंस तो हम देखेंगे, हाँ है ना। तो सिग्निफिकेंस देखते हैं। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सूत्री विभाजन और मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित 2n वाली कोशिका में ही होता है। ये अपन स्टार्टिंग में भी बात कर चुके हैं। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्री विभाजन होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनमें अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्री विभाजन पाया जा सकता है। ठीक है, इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन की बात कर रहे हैं अपन, इक्वेशनल है, यानी कि यहाँ पर जो कोशिका है वो कैसे बटी? एक ही कोशिका से तो मिलकर बनी हुई है, हाँ है ना। तो भैया जो गुणसूत्र इसमें होंगे वो गुणसूत्र यहाँ पर होंगे, हाँ है ना। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसी के कारण हम इसको क्या करते हैं भैया? साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। क्लियर बात? बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। जो बहु
कोशिकीय जीवधारी हैं, जैसे कि हम लोग हैं, बहुकोशिकीय ही तो हैं, मल्टी सेल्यूलर ही तो हैं। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो किसके द्वारा होती है? सूत्री विभाजन के द्वारा। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। कोशिका में ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ होती है तो केंद्रक का जो माप है और जो कोशिका द्रव्य का माप है वो अलग अलग हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर के केंद्रक कोशिका द्रव्य के अनुपात को बनाए रखे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, और जो न्यूक्लियस है वो बराबर मात्रा में बना रहे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। बेटा पूछा जाता है कि कौन से डिवीजन के द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है, तो सूत्री विभाजन द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, जो अधिचर्म होती है उसकी ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित हो रहती है। इसका मतलब क्या है? सुनो, हमारी स्किन है, हमारी स्किन है। अब क्या होती है, जैसे अपन नहीं कहते, जैसे सर्दियों में किसी की चमड़ी उतरती है, ऐसा कहते हैं ना अपन, भाई चमड़ी उतरती है, तो वो क्या है, हमारी जो चर्म है वो मरम्मत होती है, हमारी जो स्किन है उसमें मरम्मत होती है। क्यों? क्योंकि सेल ग्रोथ कर रही होती है, और ये किसके द्वारा होता है? सूत्री विभाजन के द्वारा। इसके अलावा क्या बोल रहा है ये? आहार नाल की भीतरी सतह, जो आहार नाल होती है इसकी भीतरी सतह में भी क्या होता है? चेंजेस होता है, ग्रोथ होता रहता है। और जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं जो है, ब्लड सेल्स हैं, भाई आरबीसीज है, नहीं बनती रहती है ना, नहीं बनती रहती, तभी तो अपन ब्लड डोनेट करने चले जाते हैं, क्योंकि आरबीसी का डेवलपमेंट होता है 180 डेज में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सूत्री विभाजन के द्वारा ये चीजें संपन्न हो रही है। क्लियर बात? तो इस तरीके से आज अपन ने देखा पश्चावस्था क्या होती है, अंत्यावस्था क्या होती है। इसी के साथ देखा कि कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन के साथ साथ हमने देखा कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है, प्राणियों में कैसा होता है, पादपों में कैसा होता है। इसके अलावा हमने देखा सूत्री विभाजन का महत्व क्या है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन किस तरीके से होता है। जल्दी मिलूंगी आपके साथ, जब तक धन्यवाद।